गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा इस प्रोग्राम सवाल तमारा में। आज हम बात करने वाले हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी होती क्या है, वो किस वजह से होती है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसके बारे में हम माहिती लेंगे। गुड इवनिंग मैम। अभी हम देख रहे हैं कि भारत देश में कई ऐसी महिला है जिसमें इक्टोपिक प्रेगनेंसी रहती है, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है क्या? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि यूट्रस के बाहर नॉर्मली जो प्रेगनेंसी रुकती है वो बच्चेदानी के अंदर रुकती है। दैट इज़ अ नॉर्मल पोजीशन फॉर प्रेगनेंसी टू ग्रो। अगर यूट्रस के बाहर प्रेगनेंसी रुकती है यानी कि ओवरीज के अंदर, फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, सर्विक्स के अंदर या तो पेरिटोनियम में, सो यह जो प्रेगनेंसी है इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो इंसिडेंस है इंडिया में, ऑन एन एवरेज इट इज़ अराउंड 15 to 20% केसेस पाए जाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। और इंडिया में जो हम देखते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ यानी कि इन्फेक्शन। और काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होते हैं और उसमें मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन है जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, जिसे हम कॉक्स कहते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस और उसके रिलेटेड जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब अफेक्ट होती है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेजॉरिटी जो इंसिडेंस है वो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा है। अभी आपने बताया कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकने के लिए ट्यूबरक्लोसिस रीज़न है, उसके अलावा कोई रीज़न? मेजॉरिटी जो मैंने बताया कि फैलोपियन ट्यूब जो भी डैमेज होती है उसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब के अंदर सूजन आ जाती है और उसके अंदर जो सीलिया वगैरह रहते हैं उसको डैमेज अगर पहुंचा है तो दैट इज़ अ कॉमन रीज़न। दूसरा है कि ओवरीज के अंदर भी प्रेगनेंसी रुक सकती है और फैलोपियन ट्यूब सर्विक्स के अंदर भी रुक सकती है। सो यह जो है कि कहाँ ना कहाँ, जैसे यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम वगैरह है या तो कोई भी फॉरेन बॉडी है तो यूट्रस में इम्प्लांटेशन नहीं पॉसिबल होता है और सर्विक्स के अंदर प्रेगनेंसी ग्रो करना शुरू करता है। या तो जो फर्टिलाइजेशन है, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि नॉर्मली प्रेगनेंसी कैसे रुकती है कि यहाँ से जो ओवरीज है, ओवरीज के अंदर एग बनता है, एग मैच्योर होता है और यह जो एग है ओव्यूलेशन होकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है। यह जो जगह है यहाँ पे स्पर्म्स रिलीज होते हैं और स्पर्म्स की अगर मोटिलिटी और काउंट नॉर्मल है तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होती है और जैसे जैसे बच्चा 3 दिन 5 दिन का होता है यानी कि ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। यदि जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है और ब्लास्टोसिस्ट के फेज तक अगर जो एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वह यूट्रस तक नहीं पहुंचता है तो जो जगह पे वो पहुंचा है वहाँ पे उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ द रीज़न कि जहाँ पे जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो यह जो सीलिया होते हैं उसकी वजह से जो एम्ब्रियो है उसको आगे धक्का देके यूट्रस तक लाया जाता है। लेकिन जो भी पेशेंट है जिसमें फैलोपियन ट्यूब डैमेज है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर सूजन है, पानी भर गया है या तो ट्यूबरक्लोसिस जैसे मैंने बताया और काफ़ी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अगर कोई है तो उसकी वजह से जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर पानी भरता है, उसके जो सीलिया होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है यानी कि जो एम्ब्रियो है उसका इम्प्लांटेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो जाता है और यह रीज़न होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी फॉर्म होने का। ओके, आपने अभी रीज़न बताया, तो उनके साइन और सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे पता चलेगा कि उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है कि जो भी महिला है उसके पीरियड्स डिलेड हो जाते हैं, जैसे 1 मंथ 5 डेज़ है या तो 1 मंथ 10 डेज़ है तो पहले तो पीरियड ऑफ एमेनोरिया हो जाता है, उसके बाद नौशिया वॉमिटिंग भी हो सकता है पेशेंट को और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि उसको राइट या तो लेफ़्ट साइड में पेड़ों के भाग में पेन शुरू होता है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस जैसा महसूस होता है या तो सीवियर पेन शुरू हो जाता है एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल पार्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को भी पीरियड मिस हुए हैं और उसके साथ साथ ऐसे कोई साइंस हैं
और एकदम ही जैसे काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ब्लैकआउट्स आ जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है, अंधेरा अंधेरा महसूस करते हैं। तो ऐसे अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। ओके, अभी आपने साइन और सिम्टम्स के बारे में बताया, तो आप उसको डायग्नोज कैसे करते हो कि उनको इक्टोपिक प्रेगनेंसी है? यस, जैसे अभी मैंने साइंस और सिम्टम्स मैंने बताए, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को जस्ट अर्ली टाइम में अगर पेशेंट आता है, सो पीरियड्स ही डिले हुए हैं, उसके बाद उनका सोनोग्राफी किया जाता है। सोनोग्राफी में आइडियली 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बीच में जो जेस्टेशनल सैक होता है वो विजुलाइज होता है। तो उसके पहले अगर हमको अर्ली डायग्नोसिस करना है तो उसके लिए बेस्ट जो मेथड है दैट इज़ ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें बीटा HCG का ब्लड टेस्ट एडवाइस किया जाता है और 48 आवर्स के बाद सेकेंड रिपोर्ट बीटा HCG की जाती है। तो यदि किसी महिला को इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है तो यह जो बीटा HCG की वैल्यू है 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के बाद वो डबल होनी चाहिए। अगर वह डबल नहीं होता है तो हाई सस्पिशियस हमें रहता है कि आइदर देयर आर चांसेस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी और चांसेस ऑफ मिसकैरेज, मिस्ड अबॉर्शन। सो जब भी हम सस्पिशियस रहता है कि अगर डबल नहीं हुआ है तो यह पेशेंट को क्लोज मॉनिटरिंग में रखते हैं। पेशेंट को समझाया जाता है कि यदि आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि चक्कर आ रहे हैं, बहुत सीवियर पेन शुरू हो जाता है, जैसे मैंने बताया ब्लैकआउट्स वगैरह आ रहा है, तो ऐसे अगर कोई सिम्टम आते हैं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना है। और जैसे हम देखते हैं कि अराउंड 5 to 6 वीक्स में अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर सैक वगैरह हमें दिखाई देती हैं तो कंफर्म करते हैं कि देयर इज़ अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन द ट्यूब्स। काफ़ी बार हम देखते हैं कि पेशेंट रप्चर्ड एक्टोपिक लेके आते हैं, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है वह जगह नॉर्मली वहाँ पे बच्चा डेवलप नहीं हो सकता है। सो जैसे ही 6 हफ्ते 7 हफ्ते का प्रेगनेंसी ग्रो करना शुरू होता है तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो पाइप जैसी ट्यूब रहती है, तो वह ट्यूब फट जाती है और उसकी वजह से सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, पेट के अंदर खून जमा हो जाता है, पेशेंट को चक्कर वगैरह आने लगते हैं, सिनकोपी, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पल्स रेट बढ़ जाती है। तो ऐसे सब साइंस शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके नियर डियर में किसी को भी ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत ही आवश्यक होता है। ओके, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट क्या है, हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम डिवाइड करते हैं कि इफ़ इट इज़ अ अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अर्ली डायग्नोसिस हो गया है उसका, या तो रप्चर्ड एक्टोपिक है। जब भी अनरप्चर्ड प्रेगनेंसी होती है तो हम मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि इंजेक्शंस वगैरह का जो ट्रीटमेंट होता है वह दे सकते हैं। और अगर वह रप्चर्ड एक्टोपिक है तो उसको इमरजेंसी बेसिस पे हमको लेप्रोस्कोपिक या तो लेप्रोटोमी करके जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है जहाँ से प्रेगनेंसी रप्चर हो चुकी है, तो उसको मिल्किंग कर सकते हैं और सैल्पिंगोस्टोमी कर सकते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब बहुत ही डैमेज है और जो कॉर्नियल रीजन है वहाँ पे प्रेगनेंसी है तो जनरली वी गो फॉर सैल्पिंगेक्टमी, यानी कि फेलोपियन ट्यूब अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो उसको रिमूव करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इंडिया में या कई जगह पे जब महिला कोई प्रेग्नेंट होती है तो वो गायनेक को डायरेक्ट संपर्क नहीं करते, वो कोई क्लिनिक पे जाते हैं और वहाँ से वो MTP पिल्स ले लेते हैं। अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो उनको क्या करना चाहिए? पहले तो मेरी यह राय है कि जब भी आपके पीरियड्स मिस होते हैं तो पहले तो नॉर्मली जो लोग करते हैं कि घर पे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसके लिए मॉर्निंग सैंपल लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उसके अंदर पॉजिटिव दिखता है और आप अगर नहीं चाहते हो कि यह प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना है तो आइडियल चीज़ वही रहेगी कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आपका ब्लड टेस्ट या तो आपका सोनोग्राफी वगैरह करके पहले कंफर्म करना चाहिए कि प्रेगनेंसी कहाँ पे है, यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम भी काफ़ी पेशेंट देखते हैं कि प्रेगनेंसी रुक गया है और प्रेगनेंसी उनको कंटिन्यू नहीं रखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो वो चूज़ करते हैं वह है कि मेडिकल पर जाकर ओवर द काउंटर मेडिसिन लेना प्रिफर करते हैं। और मेडिकल वाले बंदे को भी पता नहीं है कि उनको यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी या एक्टोपिक है। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर है और आपने कोई भी ऐसे MTP पिल्स ले लिए हैं तो वेरी हाई चांसेस है कि वह प्रेगनेंसी रप्चर हो जाएगी और एक्टोपिक रप्चर
बहुत ही एक रिस्क होता है जो भी महिला है जिसको यह प्रेगनेंसी रुका है, और जान को भी मतलब जान का एक धोखा जैसे होता है, क्योंकि यह जो पेशेंट होते हैं उसमें सडनली रप्चर हो जाती है प्रेगनेंसी, तो बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, लाइक विद इन फ्यू सेकेंड लीटर्स ऑफ ब्लड जो है, लीटर्स ऑफ खून पेट के अंदर जमा हो सकता है। सो मेरी यह राय है कि कभी भी आपको प्रेगनेंसी रुकती है और आप अगर उसको कंटिन्यू रखना नहीं चाहते हैं तो आइडियली आपको जो भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं उनका संपर्क करना चाहिए, और वह जो हिसाब से आपको गाइड करते हैं वह हिसाब से अंडर सुपरविजन आपको एमटीपी पिल्स लेने चाहिए। आप 15 साल से सूरत में प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे कई सारे केस देखे होंगे, तो कोई एक केस के बारे में हमारे साथ डिस्कस कीजिए आप। हालांकि जस्ट लास्ट मंथ ही जो केस मैंने टैकल किया है उसके बारे में ही मैं बताना चाहती हूँ कि यह जो दंपति है, फीमेल की जो उम्र है अराउंड 44-45 एज, और शादी को 20 साल हो चुके थे, और उनको जो उनका पास्ट हिस्ट्री था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जैसे था कि शादी को 20 साल हो गए थे, एक भी बार अभी प्रेगनेंसी नहीं रुका था। जैसे जैसे उनकी डिटेल में हिस्ट्री ली तो पता चला कि 2006 में उनको लेफ़्ट साइड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुक गया था, और वह टाइम पे रप्चर्ड एक्टोपिक हो गया था, तो इमरजेंसी उनका लेप्रोस्कोपी करके लेफ़्ट साइड का फेलोपियन ट्यूब रिमूव कर दिया था। उसके बाद उनके जो 2006 की ये बात हो गई, उसके बाद नॉर्मल उनका सब ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था। फिर उन्होंने 2013-14 में अगेन जो फेलोपियन ट्यूब की जो टेस्टिंग होती है वो करवाई। उसके बाद पता चला कि लेफ़्ट साइड का फेलोपियन ट्यूब ऑब्वियसली बंद है, राइट साइड का फेलोपियन ट्यूब ओपन है। फिर उनकी लेप्रोस्कोपी की गई, डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलेप्रोस्कोपी। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हम टेस्ट करते हैं, बायोप्सी लेते हैं, वह बायोप्सी लिया गया, उसमें ट्यूबरकुलोसिस का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। फिर यह जो महिला है उसको 8 महीने की जो ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट होती है 6 to 8 मंथ्स की, वो दी गई। एंड उसके बाद उन्होंने IUI साइकिल किए, लेकिन IUI फेल हो गए, लेकिन सडनली शी कंसीव नेचुरली। सो नेचुरली कंसीव हुआ उनको, वो डॉक्टर के पास गए और तभी पता चला कि उनकी जो राइट फेलोपियन ट्यूब है उसमें अभी गर्भ रुक गया था, यानी कि राइट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो अगेन जो ट्रीटमेंट ऑप्शन उनको दिया गया था, राइट साइड का फेलोपियन ट्यूब भी रिमूव करना पड़ा। सो अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि 2015 की ये बात है, 2015 में उनका राइट फेलोपियन ट्यूब रिमूव कर दिया। सो राइट एंड लेफ्ट दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब निकल गए। सो ऑब्वियसली अभी जो उनके पास ऑप्शन था दैट वाज दी IVF ट्रीटमेंट। 2000 लास्ट ईयर 2020 मार्च में पेशेंट मेरे पास आया था, और उसके बाद उनके ऑब्वियसली था कि यह सब हिस्ट्री देखकर पता ही था कि दोनों बाजू के फेलोपियन ट्यूब रिमूव कर दिए हैं, और पेशेंट को IVF ट्रीटमेंट का ऑप्शन दिया गया। एंड यह जो पेशेंट है फर्स्ट साइकिल IVF ट्रीटमेंट से कंसीव किया, और उनका जो डिलीवरी जस्ट लास्ट वीक ही हुआ है उनका डिलीवरी, और ट्विंस बेबी उनको बॉर्न हुए हैं। और दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, लाइक फर्स्ट साइकिल IVF में ही उन्होंने कंसीव कर लिया। सो मेजॉरिटी जो मेरा एक्सपीरियंस है वह ऐसे कहता है कि जिन पेशेंट को अगर फेलोपियन ट्यूब डैमेज है, जैसे अभी राइट साइड का फेलोपियन ट्यूब डैमेज था, लेफ़्ट साइड का भी डैमेज था, तो ऐसे पेशेंट में एक्टोपिक प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड देर आर मैनी अदर मेथड्स ऑल्सो कि जहाँ पे हमको लगता है कि अगर फेलोपियन ट्यूब उनके डैमेज है तो देर इज़ अ क्लिपिंग प्रोसीजर ऑल्सो कि क्लिप करके हम उनको ब्लॉक कर देते हैं और उसके बाद उनकी IVF ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि थ्रू IVF ट्रीटमेंट ऑल्सो उनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क कम रहे। ओके, ये आपने एक इनफर्टिलिटी के बारे में बताया। कोई ऐसा केस जो पेशेंट आपके पास आया हो और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ हो और उसको आपने टैकल किया हो? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साथ काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, जैसे जो पेशेंट की बात अभी मैं करने वाली हूँ कि यह जो पेशेंट है उसको पीरियड ऑफ एमिनोरिया यानी कि उसके पीरियड्स मिस हो गए थे। फिर यह पेशेंट ने क्या किया कि उसको प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना था, तो इसके लिए उसने नज़दीकी बाजू में जो मेडिकल था वहाँ से MTP पिल्स ले लिए,
और उसके बाद सडनली उसकी मदर इन लॉ पेशेंट को यहाँ पे लेकर आई थी कि मैम उसको एकदम ही चक्कर आ रहे हैं और ऐसे एकदम बेहोश हो गई, ऐसे मतलब बिहेव कर रही थी, कोई आंसर नहीं दे रही थी। तो मैम सडनली उसको मैं रिक्शा में लेकर यहाँ पे आपके पास आ गई। सो जैसे ही मैंने देखा पेशेंट की पल्स 140-145 के बीच में थी, पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ही लो था और पेशेंट एकदम ऐसे अनकॉन्शियस जैसे बेहोश हो गया है, वो हालत में वो पेशेंट आया था मेरे पास। जैसे उनका हिस्ट्री वगैरह लिया, फटाफट डायग्नोसिस किया उनका और बाद में हिस्ट्री लेने पे पता चला कि उन्होंने यह जो प्रेगनेंसी रिमूव करने के लिए जो एमटीपी पिल्स होते हैं वो लिए थे और एक्चुअली प्रेगनेंसी नली में थी। इट वाज अ रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑलमोस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ ब्लड उनके पेट में था, जो लेप्रोस्कोपिकली हमने ड्रेन किया और सैल्पिंगेक्टमी, राइट साइड सैल्पिंगेक्टमी की और फटाफट जैसे हमको इमरजेंसी में ब्लड वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यह पेशेंट को हमने 3 पीसीवी जो देते हैं हम लोग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दिए थे एंड वी कुड सेव दिस पेशेंट। ओके, तो आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी आपको अगर प्रेगनेंसी रुकती है, आप उसे कंटिन्यू करना नहीं चाहते हैं, तो मेरी यह राय है कि आप नज़दीकी जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका संपर्क कीजिए। पहले कंफर्म होना चाहिए कि वो यूट्रस के अंदर है प्रेगनेंसी या यूट्रस के बाहर है। यदि वो यूट्रस के अंदर है तो ही आप गर्भ निरोधक जो टैबलेट्स हैं, एमटीपी पिल्स हैं, वो आपको दे सकते हैं। अगर वो यूट्रस के बाहर है तो पहले उसको कंफर्म करना है कि कौन सी जगह पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट उसकी ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। और दूसरा जो मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है या तो कोई भी रीज़न से वहाँ पे डैमेज हो चुके हैं, तो आपके लिए कंसीव करना बहुत ही आसान है बाय द ट्रीटमेंट ऑफ IVF, यानी कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक जो है उसका आप सहारा ले सकते हैं और आप अपने घर में भी बच्चे की हंसी वगैरह देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।